सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इस वीडियो में हम सारी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी क्वेश्चन होगा एपी का उसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन हैं वो नहीं कराने वाला, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँगा जहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी वो मैं सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे थ्योरी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो है डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अब आपके दिमाग में आएगा कि सीक्वेंस क्या होता है। बेसिकली सीक्वेंस होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स, जहां पर हमें जो हर एक टर्म है वो मिलती है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। इसका मतलब ये है कि लेट अस से अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट अस से 1, अगर मैं इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते जाता हूँ तो मुझे जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल जाएगी। लेट अस से मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया। ओके, तो मेरा पहला टर्म था 1, इसमें 1 ऐड करने पे मिला मुझे 2, फिर इसमें मैंने फिर से 1 ऐड कर दिया, मुझे मिला 3, 4, 5 और इस तरह से आपका जो सीक्वेंस है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे थे उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब इसे हम कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स यहाँ पर उठाएंगे एक एपी में से, तो लेट अस से मैंने यहाँ पे 4 और 5 पिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे जो सक्सीडिंग टर्म है यानी जो अगली टर्म है उसमें से पिछली टर्म को माइनस करूंगा तो मुझे हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 - 4 किया तो मुझे मिला यहाँ पे 1। सिमिलरली अगर मैंने 4 - 3 किया तो भी मुझे 1 मिला। 3 - 2 करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा और 2 - 1 करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। इस तरह से हमारा जो एपी होता है वो फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक चीज और होती है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमें पहले से गिवन होता है और उसमें हम फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, जिससे हमें जो अगली टर्म्स हैं वो मिलते जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो है वो है 1, 1, 1। तो ये किस तरह से एपी है? अगर आप बेसिकली यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट टर्म था 1, तो इसमें हमने ऐड किया 0 तो हमें फिर से 1 मिला, और इसमें फिर से हमने 0 ऐड किया फिर हमें 1 मिला, और फिर 0 ऐड करने पे हमें यहाँ पे 1 मिला। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है या फिर वो जो फिक्स नंबर है वो हमारा आ जाएगा 0, और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है वहां पर हमारे पास है 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो है 3, इसमें हमने 2 ऐड किया तो हमें मिला 5। सिमिलरली फिर से हमने 2 ऐड किया तो हमें मिला 7, फिर हमें मिला 9। अब तीसरे एग्जाम्पल में भी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 100, फिर उसके बाद हमने उसमें फिर से 100 ऐड किया तो हमें मिला 200। सिमिलरली 100 ऐड करने पे प्रीवियस टर्म में हमें मिला 300, और प्रीवियस टर्म में यानी 300 में फिर से 100 ऐड करने पे हमें मिला 400। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो भी सीक्वेंस हमारे पास इस तरह के होंगे जैसे मैंने अभी आपको काउंट कराए वो कहलाते हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है एक एपी का। यहाँ पर हम एक अज्यूम कर रहे हैं चीज कि लेट अस अज्यूम एन एपी जहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है a और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है d। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो फिक्स्ड रहता है और जो कॉमन डिफरेंस होता है हम उसे प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो मिलते जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आएगी वो तो फिक्स्ड है, तो वो है हमारा a। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है यानी जो नंबर हमें ऐड करना है पिछली टर्म में वो है d, तो वो हमारा आ जाएगा a + d। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें फिर से हमें d ऐड करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा a + d + d। सिमिलरली यहाँ पे आ गया a + d + d + d। तो इसी तरह से जो सीक्वेंस है हमारा वो आगे चलता जाएगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो हम इसे लिख सकते हैं एज a + d, a + 2d, a + 3d। तो इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं a + 4d, a + 5d,
अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारा सीक्वेंस जनरेट हुआ है इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम डिनोट कर देते हैं A1 से, सेकेंड टर्म A2 से, थर्ड टर्म A3 से, फोर्थ टर्म A4 से, फिफ्थ टर्म A5 से। सो बेसिकली जो फुट में हम यहाँ पे A के जो नंबर लिखते हैं वो डिनोट करता है कि वो जो टर्म है वो कौन सी पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे 2 डिनोट कर रहा है कि ये हमारा सेकेंड पोजीशन पे जो टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म को, 4 जो है वो फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको कहा जाता है कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, और आपको कोई कंडीशन दी होती है और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है एपी के बारे में, या फिर आपको 4 टर्म्स भी दी होती है। तो उस केस में आप क्या चीजें अज्यूम करेंगे वहां पर कि एपी कैसे होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं एपी में, 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो आप उसको हमेशा अज्यूम करेंगे a प्लस डी, a और a माइनस डी। इससे होता क्या है कि आपका जो क्वेश्चन होता है काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली एक जो कंडीशन वहां पे दी होती है वो होती है कि द सम ऑफ द 3 टर्म्स। तो सम ऑफ द 3 टर्म्स का मतलब क्या है कि जब आप a प्लस डी करेंगे, फिर उसमें a ऐड करेंगे, फिर उसमें a माइनस डी ऐड करेंगे, तो आपका जो d से d है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका सीधा सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा 3a इज इक्वल टू जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर सिमिलरली आपके पास अगर गिवन है दैट कि आपके एपी में सिर्फ 4 टर्म्स हैं, तो आपको वहां पे अज्यूम करके चलना है कि आपका जो एपी है वो कुछ इस तरह का है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो आप देख पाएंगे कि ये सारी जो टर्म्स हैं वो एपी में है, क्योंकि अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस 2d मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको माइनस 2d मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 2d मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस 2d नहीं होगा, यहाँ पे 2d आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास 4 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो आप उस केस में अज्यूम करके चलेंगे कि जो आपकी एपी है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो आपके पास जो d है उसकी 2 वैल्यूज जनरेट होंगी, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो उसकी वजह से आपके पास 2 एपीज आएंगी। सो एक बेसिकली आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा और जो दूसरा होगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि आपके पास एक एपी है जिसमें 3 टर्म्स हैं और कोई कंडीशन दे रखी हो उन तीनों टर्म्स के बीच में, या फिर 4 टर्म्स हैं और उनके बीच में कोई कंडीशन दे रखी हो, तो आपको इस तरह से जो एपी है उसे अज्यूम करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप कर सकते हैं कि आप पहली टर्म a ले सकते हैं, फिर आप a प्लस डी ले सकते हैं, फिर आप a प्लस 2d भी ले सकते हैं, लेकिन इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो आप प्रेफर करें कि आप इन दोनों यहाँ पे जो मैंने AP बताई है उनको अज्यूम करके चले, और जब भी आप आंसर लिखें तो वहाँ पे दोनों APs को लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज हैं D की उन्हें भी लिखें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का मतलब है कि मैं कोई एक ऐसा फॉर्मूला लिख पाऊँ जिससे मैं हर एक जो टर्म है एपी का उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ बहुत ही इजीली। जस्ट मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें पुट करूँ और मेरे को जो वैल्यू है उस टर्म की वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने जो पिछली स्लाइड में आपको चीज़ें बताई थी वो कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो A1 होता है वो A को रिप्रेजेंट करता है, A2 आपका A प्लस डी को रिप्रेजेंट करता है, A3 आपका A प्लस 2D को रिप्रेजेंट करता है, A4 आपका A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D और A7 A प्लस 6D। तो यहाँ पर मैंने 0 इसलिए कंसिडर कर लिया ताकि आप इन सबको बहुत ही ईजिली एनालाइज कर पाए। तो मैंने यहाँ पे 0 जानबूझ के लिखा और यहाँ पे 1 भी जानबूझ के लिखा ताकि आपको एनालाइज करने में कोई परेशानी ना हो। सो लेट अस अज्यूम कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैंडम टर्म है इस एपी में जिसकी जो पोजीशन है वो है n।
ओके, सो हमारे पास जो nth पोजीशन पे टर्म है एपी में, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? सो बेसिकली आपको अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो डिनोट किया जाता है A1 से, सेकेंड टर्म A2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिमिलरली जो हमारा nth टर्म होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे AN से। सो अगर आप यहाँ पे इन सब को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज सिमिलर है, मतलब सेम है, कि सबसे पहली चीज तो A तो हर एक में है, और यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है वो हो रही है D का जो कोफिशिएंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पर मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूँ कि यहाँ पे एक A तो आएगा और यहाँ पे D भी आएगा, लेकिन जो D का कोफिशिएंट क्या होगा वो चीज हमें पता लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, जब हमारा A1 है तो हमारा जो D का कोफिशिएंट है वो है 0, जब हमारा A का पोजीशन 2 है तो वो हमारा है यहाँ पे कोफिशिएंट 1। सिमिलरली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि A3 है जब हमारा, तो D का जो कोफिशिएंट है वो है 2। यानी जो भी हमारे पास जिस पोजीशन पे जो टर्म है वहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ D है वो से कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर मेरा जो टर्म है वो n है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो D का कोफिशिएंट होगा वो होगा n-1 इंटू D। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n मैं किसी भी टर्म को लिख सकता हूँ एक AP में। तो यही आपका एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रह जाता है नॉर्मली, कि कई बार होता क्या है कि हम अज्यूम करके ही चल लेते हैं कि हमारे पास जो एक AP है उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा अगर हम AN लिख रहे हैं तो उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगी, या फिर वो n जो है वो लास्ट टर्म होगा। तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि हमारा A1 है, A2 है, अब टू यहाँ पे बीच में कुछ और हमारे पास टर्म्स हैं, फिर हमारा AN है और फिर उसके बाद भी कुछ टर्म्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो AN है हमारा वो लास्ट टर्म है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में गिवन है दैट n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस केस में ही हमारे पास जो AN होगा वो लास्ट टर्म होगी। अदरवाइज हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो AN है वो कोई एक रैंडम सी टर्म है जो हमने पिक करी है इस AP में से। तो अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके लिए भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है AN फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू D। तो आपका जो D है वो सेम रहने वाला है, जो L है वो आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन होती है A1, A2, A3 और यहाँ पे आपको आखिरी टर्म भी दे दी जाती है। तो आपको जस्ट यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो L है यानी जो लास्ट टर्म है आपको इस फॉर्मूला में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा देना और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मेन जो आपके काम की चीज़ है वो है ये फॉर्मूला। तो अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द जनरल टर्म, या फिर कह सकते हैं जो nth टर्म होता है ऑफ AP। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो आपका मेन फॉर्मूला है दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, पहला AN, दूसरा है A, फिर है N और फिर है D। तो आपसे क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एनी 3 की वैल्यू आपको पहले से गिवन होगी और आपको जो भी चौथा होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। बट अगर इनकेस आपको 2 की वैल्यू गिवन है तो आपको कोई कंडीशन भी साथ में दी होगी। सो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इनमें से 3 चीजें गिवन होंगी और आपको एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला।
सो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरिथमेटिक मीन, या फिर जैसे हम कहते हैं AM। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी में अच्छी तरह से गिवन नहीं है, लेकिन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम एरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं? सो एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A and B is given by A plus B divided by 2। सो बेसिकली एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होता, जस्ट एवरेज होता है ऑफ द टू नंबर्स, जिसका भी हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है। सो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे पास गिवन होता है एक AP, या फिर हमें डायरेक्ट ही बोल दिया जाता है कि हमें फाइंड आउट करना है एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, लेट अस से 2 and 3। तो हम इसका एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे AM is equal to 2 plus 3 divided by 2 is equal to 5 divided by 2 is equal to 2.5। सो इस तरह से आप बहुत ही इजीली जो AM है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास 3 टर्म्स होंगी कंसेक्टिव ऑफ एन AP, कंसेक्टिव का मतलब है 3 लगातार जो टर्म्स हैं AP की वो गिवन होंगी, तो उस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि जो B है हमारा, जो मिडिल वाली टर्म है, दैट इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ A and C। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आता है। सो बेसिकली क्योंकि ये तीनों टर्म्स AP में है, तो हम एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। वो चीज ये है कि जो C माइनस B आएगा वो बराबर होगा D के, विच इज द कॉमन डिफरेंस, और जो हमारा B माइनस A आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करा दूं तो मेरे पास आएगा C माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को इधर उधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 times of B is equal to A plus C। सो यहीं से आपके पास आ गया B is equal to A plus C divided by 2। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। इससे प्रूव हो जाता है कि जो B है हमारा वो एरिथमेटिक मीन है A और C का। सो अगर कोई भी 3 टर्म्स हमारे पास लगातार AP की गिवन है तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि जो तीनों टर्म्स हैं AP की, तीनों टर्म्स है एक सीक्वेंस की, क्या वो AP में है या नहीं, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम शो कर देंगे कि जो भी हमारे पास एंड पे जो नंबर्स होंगे हम उनका एरिथमेटिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, और हम अगर वो इसके बराबर आ जाता है तो हमारा वो तीनों टर्म्स जो हैं वो AP में हो जाएंगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, जिसे हम डिनोट करते हैं SN के साथ। सो यहाँ पे जो SN है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस A इंटू प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा और ये वाला हमारा nth टर्म आ गया। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं n/2 इंटू A प्लस AN। तो अब क्योंकि हम जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं जो भी हमारा सम है अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो AN जो है वो हमारा लास्ट टर्म है। तो इसको कई बार हम इस तरह से भी लिख देते हैं n/2 इंटू A प्लस L। तो इस तरह से भी आप जो हमारा ये फॉर्मूला है SN का, आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक इसका स्पेशल केस आता है हमारे पास जहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो हमारा जो AP होता है वो कुछ इस तरह से आ जाता है 1 2 3 4 5 अप टू n। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो A है वो आ जाता है 1, जो D आता है वो भी आ जाता है 1। तो इसकी वजह से हमारा जो SN की जो वैल्यू है वो आ जाती है n/2 A हो गया हमारा, सो 2A हो गया हमारा 2 प्लस n-1 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा दैट SN इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2।
तो आप इस तरह से डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और एक और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो ये होता है कि अगर मैं Sn में से Sn-1 माइनस कर दूं तो मुझे जो मिलेगा वो होता है हमेशा An के बराबर। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। लेट अस से मैंने फाइंड आउट किया S3। तो S3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A1 प्लस A2 प्लस A3। और मैंने यहाँ पे S4 लिया, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो अगर मैं S4 में से S3 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं A1, A2 और A3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ बचेगा A4। तो इसी को मैंने यहाँ पे जनरलाइज करके लिख दिया दैट Sn-1 इज इक्वल टू An। तो ये भी एक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप जाके वहाँ पर भी अपने जो डाउट्स हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और अगर आपको ये जो भी चीज़ मैंने आज पढ़ाई है इस वीडियो में, अगर आपको PDF के फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाके इसे ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बहुत ही जल्दी जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर्स में से भी काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले टाइम पे जो मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपसे मिस ना हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।